हाय एवरीवन फ्रेंड्स, नीट 2023 काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 28 जुलाई उसकी लास्ट डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो कम्प्लीटली बच्चे कर पा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप सीट को रिज़ाइन कर सकते हो, कैसे सीट को छोड़ सकते हो, कहाँ अपग्रेडेशन है, क्योंकि आपकी एक गलती पूरी काउंसलिंग से आपको बाहर कर सकती है। सो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा और कम्प्लीटली देखिएगा कि कैसे मैं आपको काउंसलिंग का प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, क्या प्रोसेस है, कैसे आप काउंसलिंग कराएंगे, तो क्या अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्यूचर के अपडेट्स आपको समय से मिलते रहें और आप वीडियो को समय से देखते रहें, कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान हर अपडेट और हर अपडेट से अवेयर रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग भी आपको कैसे करनी है, चार्ट के जरिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि यूपी की जो काउंसलिंग है, ठीक है, और ध्यान रहे कि जितनी भी पीडीएफ्स है मैंने सभी अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर यूपी नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, जो नीट का एप्लीकेशन और रोल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपको फीस सबमिट करना होगा, सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, चॉइस फिलिंग आप लोग करेंगे, रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, अलॉटमेंट आएगा, फिर आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, ये तो प्रोसेस आपका रहा। आगे का बात करते हैं, आगे का क्या क्या इसमें प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ से आगे बात करते हैं इसके प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि आप लोग फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। मोपअप राउंड में, चाहे आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हो चाहे सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हो, लेकिन अगर आप मोपअप राउंड में जाना चाहते हैं या फिर कोई फ्रेश स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, या फिर आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया और मोपअप राउंड में आप जाना चाहते हैं, अगर आप मोपअप के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि इफ़ एलिजिबल लिखा है, तो आपको 1,000 रुपये दे करके वहाँ पर काउंसलिंग करानी होगी। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप लोग तीनों राउंड में कर सकते हो। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन आप लोग नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी कितनी लगने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश स्टूडेंट, तो उनके लिए 30,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा की जाएगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, मतलब आप MBBS BDS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ऐसे में 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जाएगी। दूसरा, आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 1 लाख जाएगी। ठीक है, 2 लाख रुपये गवर्नमेंट MBBS कॉलेज के लिए और प्राइवेट MBBS के लिए, गवर्नमेंट BDS और गवर्नमेंट प्राइवेट BDS के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए की यहाँ पर सिक्योरिटी मनी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं सिक्योरिटी मनी किन किन कंडीशन में आपको रिफंड की जाएगी। अगर आपको कोई सीट किसी भी राउंड में अलॉट नहीं होती, आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस की जाएगी। आपका एडमिशन, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, मतलब आपने काउंसलिंग कराई और एडमिशन आपने कहीं ले लिया, कंप्लीट कराया अपने एडमिशन, तो वो जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस की जाएगी। अगर आपने कोई चॉइस लॉक नहीं की, ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में आपको चॉइस लॉक करना ज़रूरी है। मतलब अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं और चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। जो चॉइस अलॉटिंग है वो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो आपको कोई भी चॉइस अलॉट नहीं होगी। इसलिए चॉइस फिलिंग के बाद आपको उसको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लॉक किया आप उसको नहीं कर अपना अलॉटमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, आपको जो रुपये वापस किए जाएंगे, जिस वे में आपने जमा किए उसी वे में आपको वापस किए जाएंगे। मतलब आपने चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक के थ्रू अपनी सिक्योरिटी मनी जमा की है, उसी वे में आपको उसी अकाउंट में आपकी जो रुपये है सिक्योरिटी मनी उसको वापस किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। देखिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइम पर, तो आपको एक तो हाई स्कूल 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, मतलब अगर आपने 10th और 12th कहीं बाहर से किया है और ऐसे में आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ
उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट पर यस किया है, उत्तर प्रदेश के हैं और 10th 12th अभी आपने उत्तर प्रदेश से किया, तो आपको डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे का प्रोसेस हमें क्या कहता है। मोपअप राउंड के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल होगा। मोपअप राउंड के लिए वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिसने फर्स्ट सेकेंड राउंड में कोई सीट ना अलॉट कराई हो। ठीक है, मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर ना किया हो सेकेंड राउंड में। ठीक है, मतलब कैंडिडेट हैज नॉट रजिस्टर्ड टू आइदर फर्स्ट और सेकेंड राउंड। ठीक है, चलिएगा कौन कौन बच्चा मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ऐसे सभी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे मोपअप राउंड में कि कैंडिडेट विद द सीट अलॉटेड द आइदर फर्स्ट और सेकेंड राउंड यूपी नीट यूजी। ठीक है, मतलब अलॉट हुआ है आपको फर्स्ट सेकेंड राउंड में, तो आप मोपअप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा आगे बोला कैंडिडेट टेकन एडमिशन बाई एनी राउंड। आपने अगर एडमिशन किसी भी राउंड में ले लिया, चाहे वो अदर स्टेट हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सेकंड राउंड में हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा से अगर आपने एडमिशन लिया है, तो आप मोपअप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, आपका सीट कन्वर्जन होगा कि कौन सी सीट आपकी किस कैटेगरी के लिए कन्वर्ट की जाएगी, वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकोगे। आगे का बात करते हैं, आगे क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ फ्लो चार्ट के जरिए कैसे आप लोग अपनी काउंसलिंग में करा सकते हैं। देखिएगा, मैं उससे बताने से पहले एक बार और बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है वो मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, कॉल, आप इस पर मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। 1500 रुपये मेरी फ़ीस है पर्सनल काउंसलिंग, जिस पर आप लोग ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग मेरे से आप करा सकते हैं। पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी, लास्ट राउंड तक प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा के दूंगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी एनी टाइम आप मेरे से कॉल व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। ये 1500 रुपये आपको इस वाले नंबर पर पे करने होंगे, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो इस नंबर पर आपको मेरे को भेज देना है। ठीक है, अपने स्कोर कार्ड के साथ। चलिएगा, यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जो चॉइस फिलिंग होगी, मतलब आप करोगे तो वो कैसे करनी है, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है। राउंड 1 आपका होगा। राउंड 1 में मान लीजिएगा आपको कोई सीट अलॉट होती है। राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा, आपको कोई भी सीट अलॉट हुई और सीट अलॉट होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपको सीट अलॉट होगी या फिर सीट अलॉट नहीं होगी। ठीक है, सपोज दैट आपको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट होती है और राउंड 1 में सीट अलॉट होने के बाद आप उस सीट को ज्वाइन करते हो, मतलब एडमिशन लेते हो उस सीट को, या फिर आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई सीट अलॉट होती है और सीट अलॉट होने के बाद अगर आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, ये फ्री एग्जिट नहीं होता है ऑल इंडिया कोटा की तरह। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिली, आपने सीट पर एडमिशन लिया, या तो आप उस सीट को अपग्रेडेशन में डालेंगे या फिर सीट पर एडमिशन लेंगे। आपको क्या करना है, आपको एडमिशन ले, अगर आपने एडमिशन ले लिया, सीट के लिए से सर्टिफाइड हैं, एडमिशन ले लिया, एक्सेप्ट कर ली सीट, तो आप फिर नेक्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपकी काउंसलिंग यहीं ख़त्म कर दी जाएगी। अगर आपको कोई सीट मिली और आपने अपग्रेडेशन में सीट को डाला, तो डायरेक्टली आप सेकंड राउंड के लिए जाएंगे और न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। ध्यान रखना कि आप सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, अपग्रेड से सेकंड राउंड में जा रहे हैं, तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वो कॉलेज आपको अपग्रेडेशन के बाद सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग में नहीं डालना है। अगर आपने वही कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाल दिया जिस पर आपने अपग्रेडेशन किया है, अगर वो सेकंड राउंड में फिर से वही कॉलेज अलॉट होता है, तो फिर से आपको जाना है और फिर से अपना काउंसलिंग प्रोसेस वहाँ कॉलेज में कराना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं की तो आप लोगों की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। आप लोग अगर सेकंड राउंड में फिर से जाना चाहते तो दोबारा से सिक्योरिटी मनी को जमा करेंगे सेकंड राउंड के लिए और फिर से आप सेकंड राउंड में पहुंचेंगे। सीट अलॉट आपको नहीं होती है तो आप डायरेक्टली विदाउट लॉस सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फ़ी आप लोग सेकंड राउंड में पहुंचेंगे। अब आप सेकंड राउंड की तरफ आते हैं और सेकंड राउंड में क्या होता है कि सेकंड राउंड में सपोज़ आपको कोई कॉलेज यहाँ पर मान लीजिएगा फ्रेश अलॉटमेंट होता है। ठीक है, सेकेंड राउंड में आपको कोई फ्रेश अलॉटमेंट होगा, या आपने जो फर्स्ट राउंड की सीट को अपग्रेडेशन में डाला, ठीक है, या फिर आपको अपग्रेडेशन नहीं होगा या फिर अपग्रेड आपकी सीट कर दी जाएगी सेकंड राउंड में। ठीक है, सपोज़ आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की, फ्रेश चॉइस फिलिंग, और आपको सीट अलॉट होती है। ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो सीट को आप लेंगे और सीट एक्सेप्ट करते हैं, एडमिशन लेते हो, तो आपकी काउंसलिंग यहीं ख़त्म कर दी जाएगी, या फिर आप उस सीट को रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन होंगे। ऐसे में अगर आप सीट को रिपोर्ट नहीं करेंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी और फिर आप स्टेट कोटा के लिए मोपअप और स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिलती है और एडमिशन नहीं लेते हैं तब। ठीक है, सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अपग्रेड नहीं होती है फर्स्ट राउंड से,
तो आपके पास जो फर्स्ट राउंड की सीट थी उसी सीट पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और एडमिशन लेने के बाद फिर आप जो नेक्स्ट राउंड है मोप अप स्टे, उसमें आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको मान लीजिएगा कोई सीट अपग्रेड होती है सेकेंड राउंड में, और उस सीट के आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे एडमिशन लेंगे, या फिर रिपोर्ट उस कॉलेज में नहीं करेंगे। एडमिशन लेते तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपकी काउंसलिंग ख़त्म कर दी जाएगी। अगर आपके पास रिपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं अपग्रेड के बाद भी, तो आपके एक तो सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे स्टेट कोटा में, ना ही मोप अप राउंड के लिए, ना ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। सपोज डेट आपने प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई किया हो स्ट्रे सेकेंड राउंड में, तो प्राइवेट कॉलेज की जो आपने फीस भरेंगे, ठीक है, 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए, BDS के लिए MBBS दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो जो भी आपने फीस भरी, एक तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी ही जाएगी, दूसरा आपने जो कॉलेज फर्स्ट राउंड के अंदर जो अपग्रेडेशन में कॉलेज डाला था, जो आपने वहाँ कॉलेज में फ़ीस जमा की थी, ठीक है, नोडल सेंटर पर जाकर के, एक तो उसकी 50% फीस आपको नहीं मिलेगी, मतलब केवल 50% सरकार रख लेगी और 50% आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई किया था फर्स्ट राउंड में, आपको सीट मिली, ठीक है, कोई सीट आपको फर्स्ट राउंड के अंदर मिलती है, ठीक है, एक तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जो सिक्योरिटी मनी है वो देंगे 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये BDS या MBBS के लिए, तो एक तो वो जब्त कर ली जाएगी। दूसरा, आपने फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली थी, अपग्रेडेशन में डाली थी, वहाँ पर जो आपने नोडल सेंटर पर फीस भरी थी पूरी प्राइवेट कॉलेज की, उसकी 50% फीस सरकार रख लेगी, 50% आपको मिलेगी। तो ये कुछ प्रोसेस आपका सेकेंड राउंड तक का चॉइस फिलिंग मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हो। दूसरा, एक बार और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ से देख सकते हो बोला गया है कि जो प्राइवेट कॉलेज होंगे, चाहे मेडिकल हो चाहे डेंटल कॉलेज हो, ठीक है, उनकी जो प्रवेश प्रक्रिया है, ठीक है, वो एक बात बता दूं कि नोडल सेंटर पर जाकर कंडक्ट कराई जाएगी। यहाँ पर नोडल सेंटर बनाए गए हैं, नोडल सेंटर आपके अलॉटमेंट लेटर पर लिख कर आएगा जो आपको मिलेगा कॉलेज, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह है कि नोडल सेंटर में अभी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कोई अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो यहाँ पर देख सकते हो बोला गया है कि राजकीय क्षेत्र में मेडिकल डेंटल कॉलेज, ठीक है, संस्थान विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कॉलेज जो आपको सीट अलॉट हुई उसी में जाकर के संपन्न करानी है। लेकिन अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो इसके कुछ नोडल सेंटर बनाए गए हैं, वो नोडल सेंटर में बता दूंगा, वहीं से आपकी प्रवेश प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज में विश्वविद्यालय हेतु अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क, मतलब जो हिडन चार्ज होते हैं, अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे, एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कॉलेज मतलब जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं वो निर्धारित शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो वही बोला गया है कि जो हिडन चार्जेस वगैरह हैं वो सभी अपनी वेबसाइट पर अपडेट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं, ठीक है, बेशरम कॉलेज जिनको बोलते हैं, वो हिडन चार्जेस फिर भी लगा देते हैं। हिडन चार्जेस से सावधान रहें। कॉलेज की जब चॉइस फिलिंग करें तो चॉइस फिलिंग से पहले आप उनको देख लें, उनकी जांच पड़ताल कर लें कि उसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। सब कॉलेज हिडन चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ टॉप के कॉलेजेस भी हैं, टॉप 10 में आते हैं, वो भी हिडन चार्जेस रखते हैं। लेकिन वो कोई ना कोई रूल निकाल देते हैं कि बच्चा अपनी ज़रूरत के हिसाब से हिडन चार्जेस अगर कुछ मांगता है तो उसके हिडन चार्जेस लगेंगे। तो मतलब किसी भी तरीके से आपको वो हिडन चार्जेस लगा देंगे बाद में जब आप एडमिशन ले लेंगे तब, ठीक है। तो इसलिए उसकी एक बार जांच पड़ताल करने के बाद उसको चॉइस फिलिंग में दीजिएगा। जब आप नोडल सेंटर पर जाएंगे, आवंटित कॉलेज पर जाएंगे एडमिशन कराने, तो आवंटन पत्र की कॉपी, आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो, नीट का स्कोर कार्ड और प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट विद प्रमाण पत्र आपके साथ होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और जांच के लिए पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास। आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ये आपका प्रोसेस है, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। और नोडल सेंटर की बात करते हैं तो इसमें नोडल सेंटर दिए होंगे, वो मैं नोडल सेंटर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, ये 5 कॉलेज दिए गए हैं: करियन इंस्टीट्यूट, इराज लखनऊ, TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रसाद, ठीक है। तो ये जो 5 कॉलेज हैं, अगर इनमें से कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आपका किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का एक नोडल सेंटर बनाया गया है। इन 5 कॉलेज आपको कोई भी अलॉट होता है, आपको इस कॉलेज में जाकर के अपनी एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। हिंद इंस्टीट्यूट, मेयो इंस्टीट्यूट, ठीक है, हिंद इंस्टीट्यूट,
ये 3 कॉलेज अगर आपको कहीं अलॉट होते हैं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में जाकर अपनी एडमिशन कंप्लीट करानी होगी। रामा इंस्टीट्यूट, सरस्वती, नारायणा, इन 3 में से कोई भी अलॉट होता है तो इस कॉलेज में जाकर प्रोसेस कराना होगा। तो ये देख सकते हो मैंने सभी टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दिया है, ठीक है। जो कॉलेज यहाँ कॉलम में बने हैं वो आपको, जैसे इन बरेली की बात करते हैं तो रोहेलखंड, वरुण अर्जुन, राजश्री और राममूर्ति, इसमें से कोई अलॉट होता है तो बरेली इंटरनेशनल विश्वविद्यालय बरेली में आपको जाकर के विश्वविद्यालय में जाकर के आपको इसमें एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है, बाकी का आप इनको देख सकते हो कि इसमें कितनी सीट हैं, सेंट्रल पूल कोटा के लिए कितनी, ऑल इंडिया कोटा के लिए कितनी है, कॉलेज वाइज दिए रखे हैं। इसमें आप लोग प्राइवेट कॉलेज ही देख सकते हो, 31 प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग देख लें, मैंने सभी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो जिन बच्चों को मेरी पेड काउंसलिंग लेनी है वो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1500 रुपये फीस है। आज काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, तो अगर आप चाहते हो मेरे से चॉइस फिलिंग लेना तो आज भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विद इन हाफ आवर के अंदर, मतलब आधा 1 घंटे के अंदर आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किसी भी स्टेट, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मतलब एनी स्टेट की आपको काउंसलिंग में कराता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट में। मतलब इन 1500 रुपये में मैं आपकी पूरी काउंसलिंग में कराने वाला हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।